हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके नॉलेज लेवल के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। एंड आई एम 100% श्योर कि आपने इस सब्जेक्ट के बारे में पहले नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल्स में कवर नहीं किया जाता है। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे आगे चल के आप चाहे तो अपना करियर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलिए, तो आई होप आपको स्क्रीन पे अब एक्सेल शीट विजिबल है जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। इन पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ अबाउट दिस सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, बिकॉज कोई मतलब नहीं है अगर हम इन टॉपिक्स को पढ़े लेकिन हमें यही नहीं पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए, आप सभी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में तो डेफिनेटली पता होगा, है ना, क्योंकि स्कूल में भी आप पढ़ते ही हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जर्नल एंट्रीज पास करना, लेजर पोस्टिंग करना, P&L बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करना, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल सा वन ऑफ द वेरी इजिएस्ट एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। नाउ, आप सभी को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जरूर बनाना आता होगा, है ना। नहीं भी आता होगा तो एटलीस्ट आपको पता है कि P&L अकाउंट क्या होता है ना। आप सभी ने बैलेंस शीट भी बनाई होगी, करेक्ट। नाउ, अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि व्हाट इज द व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, व्हाट इज द टोटल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर। ठीक है, एंड वेयर यू कैन फाइंड इट। तो सोच के देखिए, जस्ट वीडियो को आप पॉज करिए 1-2 सेकंड के लिए और इस सवाल का जवाब सोच के देखिए कि टोटल रेवेन्यू कितना है। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स। और वेयर यू कैन फाइंड इट, आपको ये कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा, एक आंसर आएगा कि टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल सेल्स, है ना। इसे हम जनरली जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में हम अपनी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, कैश सेल्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारा टोटल सेल्स होता है ना, वो आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में विजिबल होता है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आप लिखते हो ना, बाय सेल्स, सिंपल। ठीक है, ऐसे में आपसे एक और सवाल करता हूं। ठीक है, व्हाट इज द व्हाट इज द टोटल अमाउंट, ओके, टोटल अमाउंट ऑफ मशीन परचेज्ड, ओके, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आपने साल भर में कितने अमाउंट की मशीन परचेज करी, एंड व्हाट इज द व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मशीन। ठीक है, आपने मशीन पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फिर से आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि ये चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, तो आपको जवाब मिलेगा आंसर के तौर पे। मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और जो डेप्रिसिएशन होता है उसे अगेन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड पे दिखाते हो, सिंपल, है ना। अब एक सिंपल सी बात समझिए, ठीक है, क्या बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, है ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं? द आंसर इज यस। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम साइज का हो, या वो कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L बैलेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि P&L अकाउंट से हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, हमने परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही ड्यूरिंग द ईयर, हमने कैसा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट लॉस। बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि हमारे एसेट्स एंड जो लाइबिलिटीज हैं, है ना, उनकी क्या पोजीशन है, एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, एंड यस ऑल्सो हमारी कैपिटल बैलेंस कितना है, करेक्ट। और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपके सामने एक तीसरी सिचुएशन क्रिएट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको बड़े अच्छे से देखिएगा। ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू कॉस्ट। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि व्हाट इज द लेबर कॉस्ट।
है ना, आपकी लेबर कॉस्ट कितनी है और वो कहाँ मिलेगी। तो अगेन आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही सिंपल सा है ना। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लेबर एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, हम उसको शो करते हैं, ठीक है, तो सर वहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ओके, व्हाट टाइप्स ऑफ लेबर डू यू हैव इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, मैं जो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ लेबर डू यू हैव इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यू पे, हाउ मच यू पे टू योर लेबर, ओके, पर आवर, आप लेबर को 1 घंटे का कितना पेमेंट करते हो, ठीक है। नाउ, अब अगर मैं आपसे पूछूं, विच मटेरियल, विच मटेरियल यू हैव यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, है ना, किस तरह का मटेरियल आपने यूज किया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मटेरियल की प्राइस पर किलोग्राम कितनी है, ठीक है। अब इन लास्ट के 4 सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपके पास कितने तरह की लेबर है, एक लेबर होती है स्किल्ड, एक होती है अनस्किल्ड लेबर, एक सेमी स्किल्ड लेबर होती है। आप लेबर को 1 घंटे में किस रेट से पे कर रहे हो, आप लेबर को कितना बोनस पे कर रहे हो, आप लेबर को ओवर टाइम कितना पे कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपके पास कौन से टाइप का मटेरियल है, आप टाइप ए मटेरियल यूज करते हो, टाइप बी मटेरियल यूज करते हो, या किसी और क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हो, और मटेरियल की प्राइस क्या है। जब आपने मटेरियल को परचेज किया तो क्या आपको सामने वाले ने यानी कि सप्लायर ने कोई डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ओके, या आपने मटेरियल जब परचेज किया तो उस पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है। सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट फोर। लेकिन सवाल यह है मेरा, क्या ये इंफॉर्मेशन आपको आपकी पीएनएल और बैलेंस शीट में मिलती है? आंसर इज नो। पीएनएल में आपको मटेरियल की टोटल कॉस्ट शायद मिल जाए, लेबर की टोटल कॉस्ट चाहे मिल जाए, लेकिन किस तरह की लेबर है, लेबर को किस रेट से पे करता हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां आपको नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही आप कौन सा लेबर यूज कर रहे हो, वो सॉरी मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलेगी। तो क्या इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने जो P&L बैलेंस शीट बनाई है दैट्स रॉन्ग, वो गलत है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जरूरी तो है लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है। द आंसर इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ गलत नहीं है। क्यों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ध्यान सुनिएगा, जो पर्पस होता है वो समझो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो प्राइमरी पर्पस होते हैं, एक तो आपका प्रॉफिट और लॉस निकालना, दूसरा आपके एसेट्स, आपकी जो लाइबिलिटीज हैं और आपकी जो कैपिटल है उसकी पोजीशन को पता करना, दैट्स इट। ये करने के लिए, अब ये पर्पस जानने के लिए मुझे इनकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो इनको क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाकर मैं अपनी पीएनएल बैलेंस शीट को बहुत ज्यादा बल्की कर दूं, और जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ इन चीजों को देखने आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाए। So there is no need to show all these items in your financial statement. It's not required. It's not the purpose of financial statement at all. But the question is, are these type of information important? The answer is yes. किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी आप शायद इस चीज को उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो लेकिन जब आप आगे चल के जॉब करेंगे, आप एसीसी क्वालिफाई करेंगे, है ना, आप किसी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजर बनेंगे, तो एज अ मैनेजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जानना कि मैं लेबर को किस रेट से पे करता हूं। मैंने क्या सोचा था मैं किस रेट से पे करूंगा जब मैं बजट बना रहा था, मैंने एक्चुअल में किस रेट से पे किया है, कहीं उसमें फर्क तो नहीं आ गया, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं कर रहा, कहीं मैंने कम तो नहीं किया। मैं कौन सा मटेरियल ले रहा हूँ सप्लायर से, क्या सप्लायर मुझे ज्यादा खराब क्वालिटी का मटेरियल दे रहा है या ज्यादा प्राइस पे दे रहा है, क्या और भी सप्लायर्स है मार्केट में। सी, दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग द डे टू डे डिसीजंस, फॉर टेकिंग द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। मैं आपको एक और डिसीजन बताता हूँ। एज अ मैनेजर आपके सामने कभी एक सिचुएशन आएगी और उसमें ये होगा, आपको ये डिसाइड करना है, आपकी कंपनी सोच रही है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है $1 लाख, अच्छा खासा अमाउंट है, ये मशीन खरीदें या ना खरीदें। ये मशीन, ध्यान सुनिएगा, ये मशीन हम परचेस करें या ना करें, और आपका जो बॉस है वो आपके पूछ रहा है कि बताओ भाई, ये मशीन खरीदें कि नहीं खरीदें हम अपनी कंपनी के लिए।
टेल मी एंड थिंक अबाउट इट। ये डिसीजन लेने के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या होगी? आपको ये पता होना चाहिए कि इस मशीन की लाइफ कितनी है, ये मशीन कितना आउटपुट जनरेट करके देगी, है ना? ये मशीन कितनी एफिशिएंटली काम करेगी, ये मशीन लेबर का कितना टाइम सेव करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ थिंक अबाउट इट। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती है? कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने ये सब पढ़ा है कि ये आउटपुट कितना जनरेट कर रही है, किस एफिशिएंसी से काम कर रही है, कितना लेबर का समय बचा रही है, इसकी इस मशीन को चलाने की रनिंग की कॉस्ट क्या है, इस पे इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हो रहा है, फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है, कितने सुपरवाइजर इस मशीन पे काम कर रहे हैं, ऑयलिंग का क्या खर्चा है? नहीं, कभी नहीं देखा। लेकिन थिंक अबाउट इट, इज दिस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट? सोच के देखिए, क्योंकि अगर, ध्यान सुनना, अगर आपने गलत डिसीजन लिया इस मशीन को खरीदने का, $1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो आपके बिजनेस को अच्छा खासा हिट लगेगा। तो दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी हाईलाइट की है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफॉर्मेशन अगर गलत हो गई, आपका डिसीजन गलत होगा, आपका डिसीजन गलत होगा, आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करके जाएगा। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है? नो। तो इस ये इंफॉर्मेशन और इस प्रकार की इंटरनल बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन, अगर आप देखें, सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन और इस प्रकार की इंटरनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप समझ लीजिए एक तरह से अकाउंटिंग की सब फील्ड है, जिसमें हम उस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, जिससे जिसको यूज करके बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे वन ऑफ द डिसीजन, मैं ये मशीन खरीदूं या ना खरीदूं, मैं उस कंट्री में जाके अपनी ब्रांच ओपन करूं या ना करूं, मैं इस प्रोडक्ट को बंद कर दूं या चलने दूं क्योंकि ये लॉस में है। इस तरह के डिसीजन जब लिए जाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहां आपकी मदद नहीं कर सकता। वहां आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए, और फ्यूचर का भी सोचना है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में के अंदर सिर्फ लास्ट ईयर यानी कि पास्ट रिकॉर्ड ही होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपको कल को अपना करियर बनाना है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, इस तरह की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना है, विच इज वेरी गुड वर्क, वेरी क्वालिटी, वेरी पॉश वर्क, है ना, तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट पोस्ट पे जाना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट। जो मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो इसी को सबसे पहले पिक किया था आफ्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का पर्पस। अब क्या आपको इतने में से समझ में आ गया पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ऑब्वियसली नो। इसको समझने के लिए आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। आप स्किल लेवल में जाएंगे तो वहां पे एक सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांस वर्जन है। आप प्रोफेशनल लेवल में जाएंगे तो वहां एक सब्जेक्ट है एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एडवांस वर्जन है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये तीन सब्जेक्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग जैसे रोल्स में, जो कि बहुत अच्छे रोल होते हैं कंपनी के अंदर, आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस 10-12 मिनट का जो भी था, इससे आपको ये समझ में आ गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, बिकॉज इसके बिना अगर मैं स्टार्ट करता तो बहुत कंफ्यूजन होता कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात सुनिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है, जैसे सपोज करो मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो ये कैलकुलेटर बनाती है। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर कितने में बिका, वो तो पीएनएल अकाउंट से पता चलेगा। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है वो भी पता चल जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन उस टोटल कॉस्ट के अंदर मटेरियल कितना है, प्लास्टिक, एक कैलकुलेटर में कितना मटेरियल लगाया, मटेरियल की परचेस प्राइस क्या है, एक कैलकुलेटर को बनाने के लिए लेबर कितनी लगी, लेबर को कितना पेमेंट किया, इस एक कैलकुलेटर को जिस फैक्ट्री में बनाया तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, सुपरवाइजर्स होंगे, उनको भी तो पैसे दे रहे हो, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर। ये सारी चीजें हम समझते हैं कॉस्टिंग के अंदर। सो कॉस्टिंग, यू कैन से कॉस्टिंग इज अ सब फील्ड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कुछ लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग को साथ में लेके चलते हैं, बट दैट्स रॉन्ग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत बड़ा है, वाइडर स्कोप है, जो आप देखेंगे धीरे धीरे सिलेबस में।
कॉस्टिंग उसका एक पार्ट है जिसमें यह सिखाया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की डिटेल्ड कॉस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुई है चीजें कि व्हाट इज कॉस्टिंग। अब जब हम कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो कॉस्टिंग तो देखो बात की बात है कि मेरे कैलकुलेटर की कितनी कॉस्ट है, मोबाइल की कितनी कॉस्ट है, इस माइक की कितनी कॉस्ट है, टेबल की कितनी कॉस्ट है। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहले हमें यह समझना है कि कॉस्ट कितने टाइप की होती है, कॉस्ट का ये क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। ऐसे तो अलग अलग प्रकार के मतलब क्लासिफाई किया गया है कॉस्ट को, लेकिन उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इसको हम धीरे धीरे ही कवर करते हैं। ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग द कॉस्ट लॉजिकली so that management can understand the behavior of cost, control the cost effectively and determine the cost per unit। देखो क्या लिखा है, अल्टीमेट एम। आपका अल्टीमेट एम है इस कैलकुलेटर की, एक यूनिट की, एक कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी है, ये है अल्टीमेट एम। अब ये पता करने के लिए आपको पहले ये करना है कि कॉस्ट जो है वो अलग अलग प्रकार में डिवाइड की जाती है। जैसे आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये प्रोडक्शन, इसके ऊपर भी कुछ लिखा है, उससे आप अभी इग्नोर करिए। प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। एक कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन की होती है, एक होती है जो प्रोडक्शन की नहीं होती, जिसे हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। तो अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे पूरा समझ में आएगा। तो ये देख सकते हैं, ये बेसिकली नोट्स हैं जो हम क्लास में यूज करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके कंपोनेंट्स, उसका प्रैक्टिकल केस, एग्जाम पॉइंट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी क्लासिफिकेशन, एक प्रैक्टिकल केस यानी कि एग्जाम्पल, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट जो एग्जाम में अगर आप भूल गए तो आप मार्क्स लूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम अपनी प्रोडक्शन और नॉन। देखो इट्स वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब ये नहीं है न्यूमेरिकल्स। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल, नहीं। प्रैक्टिकल मतलब मींस इट्स रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये होता है एक्चुअल में, जो आप पढ़ोगे ना, ये एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, होलसेलर, रिटेलर करते हैं। ये होता है प्रैक्टिकल मतलब, ना कि न्यूमेरिकल्स। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम प्रोडक्शन कॉस्ट और अपनी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है दोज कॉस्ट विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। अभी आप ध्यान से देखिए इसकी डेफिनेशन। दोज कॉस्ट विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके प्रोडक्शन में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है डायरेक्टली, ठीक है, उसे हम प्रोडक्शन, सॉरी हाँ, उसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। एंड नॉन प्रोडक्शन क्या कॉस्ट क्या हुई, इस हिसाब से अगर हम देखें तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है दोज कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आई थिंक इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई अभी आपको मैं टेक्निकल एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बहुत हैवी हो जाएगा वो। तो एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, हाँ, खाने की, किसी खाने के आइटम की बात करते हैं। जैसे हम सबको कुछ ना कुछ खाना पसंद है, घर पे भी हम बना के खाते हैं। जैसे इफ आई पर्सनली टेल यू, तो आई यूज टू लाइक मैगी अ लॉट। अब तो नहीं खाते, बट मैगी बहुत पसंद थी। तो एक काम करते हैं, लेट्स प्रिपेयर मैगी। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये मान के चलो किचन है। ये किचन है मेरे घर की, जहां पे मैं अब मैगी बनाने वाला हूँ। ठीक है। अब मैगी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, और ध्यान से देखिएगा, इस एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। तो यहां पे मैं बनाने वाला हूं मैगी किचन के अंदर। ठीक है। अब एक मैगी बनाने के लिए क्या क्या खर्चे होते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैगी का पैकेट। लेट्स से हम एक पैकेट लेके आए, आई डोंट रिमेम्बर कि अब कितने का आता है, और हाँ, मैं एग्जाम्पल रुपीज में ले रहा हूँ, बट आपके सिलेबस में एवरीथिंग इज इन डॉलर। एंड इन माय लाइफ क्लास आई जनरली टेक, आई मीन
लाइव क्लास में तो रुपीस की हम बात ही नहीं करते, वहां पे सब कुछ डॉलर्स में ही होता है। बट यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं रुपीस में ले रहा हूँ। तो जो मैगी है, एक पैकेट मैगी की जो कॉस्ट है, आई डोंट रिमेम्बर, 15 रुपए ले लेता हूँ, हो आई होप इतना ही होगा। ठीक है। तो ये एक पैकेट मैगी की कॉस्ट है। तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैगी चाहिए, आ गया 15 रुपए। ठीक है। और क्या चाहिए? सर वेजिटेबल मैगी बनाएंगे तो वेजिटेबल्स भी चाहिए। चलिए मान के चलिए कि आपने 7 रुपीज के वेजिटेबल्स खरीद लिए, ठीक है, मैगी में डालने के लिए, लाइक अनियन, पोटैटो, टोमेटो, जो भी आपको पसंद है। ठीक है। और कुछ चाहिए? हाँ सर, क्या चाहिए? सर गैस लगेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, गैस लगेगी। यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ। और क्या लगेगा? सोच के देखिए और क्या लगेगा। इस किचन में जहाँ पे आप खड़े होके मैगी बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइट जल रही होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा होगा। यहाँ पे भी अभी मैं कुछ नहीं लिखता। एक और चीज, जो मैगी बना रहा है, सपोज करो मैं मैगी बना रहा हूँ, सो आई एम अ लेबर। लेबर का मतलब वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो, लेबर की जो सड़क पे काम कर रहे हैं, लेबर मतलब जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, उनके लिए लेबर टर्म या एम्प्लॉय टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं अगर सपोज करिए कि मैं मैगी बना रहा हूँ और मैं बेचने के लिए बना रहा हूँ, मान के चलो, है ना, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं बना रहा हूँ, बेचूंगा इसको बना के। तो अगर मैं मैगी बना रहा हूँ तो भाई मेरे को भी तो पैसे चाहिए ना, मैं अपना 10 मिनट 15 मिनट लगा रहा हूँ। ठीक है। तो एक पैकेट मैगी बनाने के लिए 10-15 मिनट के लिए मुझे सपोज करिए कि 5 रुपए दिए गए। ठीक है। ओके। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, हो सकता है इसके अलावा कोई और कॉस्ट भी हो, पर मैं इतनी ही कॉस्ट लेके चल रहा हूं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक पैकेट मैगी को बनाने की कॉस्ट अभी तक कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 15 + 7 प्लस लेबर, तो ये हो गया सर 27 रुपीज। ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 27 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ वन प्लेट ऑफ मैगी, है ना, और चलिए मान के चलता हूँ इसमें मैंने 3 रुपए अपना प्रॉफिट भी ऐड किया, तो मैं कस्टमर को कितने में दे रहा हूँ इसको? 30 रुपीज में। सो आई एम सेलिंग इट टू द कस्टमर एट 30 रुपीज, यही होगा, है ना। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी, मतलब अगर मैंने ऐसा किया ना तो मुझे लॉस हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना। अब मैं आपको समझाता हूँ रिवर्स कैसे चलते हैं। आपने कस्टमर को कितने में सेल किया? 30 में। कितना आया पैसा? हाँ, हाउ मच मनी यू हैव कलेक्टेड? 30। आउट ऑफ दैट 3 इज योर प्रॉफिट, सो व्हाट इज योर कॉस्ट? 27। दैट मीन्स दिस 30 रुपीज इज कवरिंग 27 रुपीज ऑफ योर कॉस्ट, ऐसा आप सोच रहे हो। एंड योर प्रॉफिट, जो मनी इन योर जेब, जो आपका फायदा हुआ, वो है 3 रुपए। लेकिन ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करी है मैगी बनाते वक्त, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, है ना, वाटर कोई कंपनीज में बिजनेस में फ्री नहीं मिलता, पैसे लगते हैं उसके। ठीक है। घर पे भी हम जब वाटर यूज करते हैं तो उसका पैसा होता है, आपको मंथली एक बिल देना होता है। तो ये जो आइटम है, इसकी कॉस्ट तो आपने ली नहीं, इसको तो आपने सेल्स में से माइनस किया ही नहीं प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर आप इसकी कॉस्ट ले लेते तो आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट 3 रुपए होता? मे भी हो सकता है आप लॉस पे चले जाते क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती। आई होप कि यहां तक क्लियर है। अब ध्यान सुनना। सपोज करिए गैस की कॉस्ट अब मैं ले रहा हूं 2 रुपए है, इलेक्ट्रिसिटी 1 रुपए का लगा, वाटर को हटा देते हैं। ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 30 रुपए, मार्केट में बेच रहे हो 30 रुपए में, तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे अब कोई प्रॉफिट नहीं है ना लॉस है, आप जीरो पे हो, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। सिंपल, क्लियर है। तो अभी हम सेल और प्रॉफिट पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा वो पर्पस नहीं है। हम कॉस्टिंग समझ रहे हैं, नॉट प्रॉफिट। हम कॉस्टिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, 5 टाइप की कॉस्ट मैंने लिखी हैं। सवाल ये है इसमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो मैगी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है? ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो मैगी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है? अच्छा, मैं आपको एक दो और यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल, उससे और बेटर क्लियर होगा। ठीक है। मैंने किचन में मैगी बनाई, मेरा 30 रुपए का खर्चा हुआ। ठीक है। चलिए,
मैं एक दो खर्चे और लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये इमेजिन करिए, ये एक रेस्टोरेंट का किचन है, तभी तो हम बेच रहे हैं ना। अब रेस्टोरेंट में स्टाफ होता है, एक मैनेजर होता है, रिसेप्शन पे कोई बैठा होता है ना। तो वो जो स्टाफ है, उसको भी पैसे दे रहे होगे आप, है ना। मान लो आपने स्टाफ को 2 रुपए दिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और क्या होता है सर, जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी आया होगा, मान के चलिए वो 3 रुपए है। सब अज्यूम कर रहा हूँ मैं फिगर्स, ठीक है। और कोई खर्चा आपको ऐसा याद आ रहा हो जो किसी रेस्टोरेंट में होता हो? हाँ सर, रेस्टोरेंट में हमारे जो जैसे क्लीनिंग का लिए क्लीनिंग के लिए स्टाफ होता है, साफ सफाई के लिए, तो चलो वो स्टाफ की कॉस्ट में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हमने ले ली, ठीक है। इसके अलावा आप साफ सफाई के लिए कुछ सामान यूज करते होंगे, स्प्रे यूज करते होंगे, तो उसका भी खर्चा आएगा। तो अगर आप सोचने लगे तो बहुत सारे हम 8-10 खर्चे यहाँ पे लिख सकते हैं, पर उतना डिटेल अभी नहीं करते, ठीक है। तो ये मैंने 2 कॉस्ट और रख दी, इससे अब आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक सवाल करूं आपसे, एक प्लेट मैगी बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलेंगे सर दिस यानी कि 30 +2 +3 यानी कि 35। यही बोलेंगे आप, सर 35 रुपए एक प्लेट की कॉस्ट आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसे अगर मैं इनकर ना करूं, या छोड़, इनमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो मैगी के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के दौरान इनकर हुई है, यानी कि जब मैं किचन में मैगी बना रहा था, ये कॉस्ट उस समय इनकर हुई थी। जब मैं किचन में मैगी बना रहा था तो ये कॉस्ट उस समय इनकर हुई थी। तो आप बोलेंगे सर हाँ, एक मैगी की कॉस्ट है, जब आप किचन में मैगी बना रहे थे तो मैगी यूज करी आपने, वेजिटेबल यूज किए, गैस का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही थी, है ना। और हाँ सर, आपकी लेबर की कॉस्ट, और स्टाफ और इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ का है? बाहर का है, रेस्टोरेंट का, सर। और ये स्टाफ भी बाहर का है, सर। ये कॉस्ट मैगी बनाते वक्त तो इनकर नहीं हो रही थी। फर्क समझ में आया? दीज जो कॉस्ट मैंने ब्लू में लिखी हैं, दीज आर द कॉस्ट विच आर incurred ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ मैगी, एंड दीज टू कॉस्ट, okay, were also incurred during the production, but they are not related to the production। इनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, ये एक तरह की सपोर्ट कॉस्ट है, आप बोल सकते हो एक तरह से, ओके, नॉट दी प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के दौरान इनकर की जाती है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट जिसको आप पैसे दे रहे हो, बाहर का रेस्टोरेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना है। लेकिन लेकिन जब आप मैगी की एक प्लेट बेचने जाओगे, तो क्या सिर्फ अपनी मैगी बनाने की कॉस्ट रिकवर करोगे? ये जो स्टाफ को दे रहे हो, रिसेप्शन को, सॉरी, रिसेप्शनिस्ट को, और बाहर वाले स्टाफ को, और बिजली का जो बिल आ रहा है आपके रेस्टोरेंट का, ये कस्टमर से नहीं वसूल करोगे, ये अपनी जेब से दोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपसे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हेयर, है ना। सो व्हेन यू आर फिक्सिंग द फाइनल सेलिंग प्राइस, और व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ वन प्लेट ऑफ मैगी, जब आप मैगी की एक प्लेट की टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, तब आप ये सारी की सारी कॉस्ट ऐड करेंगे, विच इज कमिंग 35। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई इसमें से प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, तो आप सिर्फ वो कॉस्ट ऐड करेंगे जो प्रोडक्शन के दौरान इनकर होती है। और आपसे कोई पूछे अच्छा भाई नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, तो आप कौन सी कॉस्ट इनकर करेंगे? ये जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो ये रही आपकी टोटल कॉस्ट, और ये मैंने ठीक इसके नीचे कॉस्ट को, ध्यान सुनिएगा मैं जो बोलूंगा, ये रही आपकी टोटल कॉस्ट 35 रुपीज, और ठीक इसके नीचे मैंने आपकी कॉस्ट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, विच इज प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन नॉन, सो वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है,
दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है दैट इज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द total cost of your product or service, whether it's production, whether it's non-production, both are added. सर अगर both are added है तो फिर ये बाइफरकेशन क्यों कर रहे हो? मत करो ना, सीधे सीधे ऐड करो, कहानी खत्म करो, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है चीजों को? कुछ तो लॉजिक होगा। अब वो लॉजिक समझना क्यों मैंने इसको प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में बांटा, ठीक है? आपने किचन में एक प्लेट मैगी बनाई, वो इमेजिन करना, एक प्लेट मैगी बनी और आपने उसको वहां पे रख दिया। एक और प्लेट मैगी बनी, आपने उसको उसके साइड में रख दिया। एक और प्लेट मैगी बनी और आपने उसको उसके, तो तीन प्लेट मैगी है हमारे पास अभी काउंटर पे। 3 प्लेट ऑफ मैगीज आर देयर, करेक्ट? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मैगी मैंने बनाई है इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है? ये जो स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग कॉस्ट है। ये प्रोडक्शन का नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो मैगी बनाई है इसको बनाने में कितना खर्चा आया है मेरा। तो मेरे पास जो इन्वेंट्री है, मेरे पास जो मैगी का स्टॉक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, मेरे को ये जानना है। एंड व्हाई वी वांट टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माय इन्वेंट्री। अब इस एग्जांपल से आप नहीं समझोगे। अब इमेजिन करो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक फैक्ट्री, ध्यान सुनना मेरे, अब इमेजिन करना एक फैक्ट्री है, बड़ी सी फैक्ट्री, और वो ये चलो ये माउस बनाती है, ठीक है? ये मेरा माउस है, ये माउस बनाती है। इमेजिन करना, ठीक है? उनकी फैक्ट्री के एक साइड पे 50,000 माउस रखे हुए हैं। कितने? 50। ध्यान सुनना, अगर नहीं सुनोगे तो आपको माइंड में नहीं जाएगी ये चीज। कि कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना इमेजिन करोगे ना, जितना रैशनल मैनर में सोचोगे, उतना वो माइंड में क्लियर होता है। तो ये एक माउस है, ठीक है? और सॉरी, आपके फैक्ट्री में एक साइड पे 50,000 माउस आपने बना के रख दिए। दे आर फिनिश प्रोडक्ट्स, ये बन चुके हैं। 50,000 अभी बिके नहीं है, बना के रखे हैं। अब आप इस 50,000 माउस को अपनी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाओगे, हाँ या ना? अगर आपने जीवन में कभी भी पीएनएल बैलेंस शीट या अकाउंटिंग की है तो आपको पता है कि मैं बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखाता हूं। इनफैक्ट इन माय ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो ऑन द क्रेडिट साइड वी शो बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना? जब आप उसको दिखाओगे वहां पे, है ना, आपके पास 50,000 माउस है और आपको बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे, किस अमाउंट में लेके जाओगे? पीएनएल बैलेंस शीट में तो अमाउंट आएगा ना, कौन सा अमाउंट लोगे? क्या इस माउस के ऊपर आप इस माउस को बेचने की जो कॉस्ट है वो भी ऐड करोगे? बिल्कुल नहीं। अभी आपने इसको बेचा कहाँ है? ये तो आपके फैक्ट्री में बन के रखा हुआ है ना। सोच के देखो, अभी तक इस माउस पे कौन सी कॉस्ट इनकर हुई है? ओनली द प्रोडक्शन कॉस्ट, इट इज जस्ट प्रोड्यूस्ड। हैव यू इनकर्ड वेयर हाउसिंग कॉस्ट? नो। हैव यू इनकर्ड सेलिंग कॉस्ट? नो। हैव यू इनकर्ड मार्केटिंग कॉस्ट? नो। तो वो ऐड क्यों कर रहे हो फिर उसमें? तो जो आपके स्टॉक होता है, जो आपका इन्वेंट्री होता है ना, स्टॉक जो आपके पास रखा होता है, उसको हम, है ना, उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट पे मेजर करते हैं, क्योंकि वो एक प्रोड्यूस्ड गुड है, वो अभी बिका नहीं है। जब वो मैं उसको बेच ही नहीं रहा अभी, तो मैं उस पे सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग क्यों ऐड करूंगा? जब बेच दूंगा तब ऐड करूंगा कॉस्ट में और प्रॉफिट निकाल लूंगा। बट टिल द टाइम इट इज सिटिंग एट माय फैक्ट्री और माय वेयर हाउस गोडाउन, मैं उसको मेजर करूंगा सिर्फ उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे। ये रीजन है कि क्यों हम टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में डिवाइड करते हैं। अगर आपने ये बाइफरकेशन नहीं किया होता तो क्या आपको आपके माउस की प्रोडक्शन कॉस्ट पता चलती कितनी है? नहीं। तो पता लगा आप अपने माउस को उसकी टोटल कॉस्ट पे दिखा रहे हो, सेलिंग वेलिंग सब ऐड करके, विच इज लॉजिकली रॉन्ग। दैट इज द रीजन व्हाई वी कैलकुलेट प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है? तो कॉस्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला क्लासिफिकेशन है हमारा ये वाला, प्रोडक्शन वर्सेस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। एक बार हम नोट्स गो थ्रू करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इट इज द कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, जैसे कि फ्रॉम रॉ मटेरियल से, यानी कि प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल स्टेज से
फाइनल प्रोडक्ट तक लाने तक जो भी कॉस्ट इनकर होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। ठीक है। मैगी के पैकेट को मैगी के प्लेट में लाने तक जो भी कॉस्ट होगी वो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। सो मैगी का पैकेट, वेजिटेबल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रोडक्शन में यूज हुई है, इसलिए ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग प्रोडक्शन कॉस्ट तीन प्रकार की होती हैं: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मेरे एग्जाम्पल में मटेरियल पता क्या था? मैगी का पैकेट प्लस वो वेजिटेबल्स। मेरे एग्जाम्पल में लेबर कॉस्ट पता है कौन सी थी? वो मैं जो मैगी बना रहा था और मुझे जो पैसे मिल रहे थे, दैट वाज द लेबर कॉस्ट। ठीक है। और मेरे एग्जाम्पल में ओवरहेड्स पता है? ओवरहेड्स का मतलब होता है, ध्यान सुनना, सुनो मत, आप ध्यान से यहां देखो। 1 सेकेंड। हाँ सॉरी। ठीक है। मेरे एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से यहां पे देखें, अरे सॉरी, एग्जाम्पल कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, टोटल कॉस्ट 35 है, प्रोडक्शन की ये 30 रुपए है, और ये 5 रुपए नॉन प्रोडक्शन है। ठीक है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट पे फोकस करना। मैगी की कॉस्ट जो है ये मटेरियल है, वेजिटेबल भी एक प्रकार का मटेरियल है, लेबर भी आपकी लेबर कॉस्ट है। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बड़े ध्यान सुनना, ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, एंड यू वोंट बिलीव, इस पे पूरा एक चैप्टर है। देयर इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मैगी। क्यों? ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। आपने गैस ऑन करी, 10 मिनट में मैगी बनाई, गैस बंद करी। मेरे को ये बताओ, आपको कैसे पता आपने कितने रुपए की गैस कंज्यूम करी? मैंने तो 2 रुपए लिख दिया, कैसे आया? कैसे आया? आपने तो सिलेंडर लिया होगा, सिलेंडर पड़ा होगा 950 हजार रुपए का। आपको कैसे पता कि आउट ऑफ 1000 रुपीज सिलेंडर, गैस सिलेंडर, 2 रुपीज इनकर्ड ऑन दैट मैगी? नहीं पता। कैन वी कैलकुलेट? यस, वी कैन कैलकुलेट इट। यस, देर इज अ ट्रिक टू इट, बट उसके लिए एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है ओवरहेड्स। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, मैंने 1 रुपए लिख दिया, सोच के देखो, 10 मिनट में मैगी बनाई, एक एक लाइट जल रही है, तो जैसे ही मैगी बनाई, लाइट का बिल आ जाएगा क्या? ये लो आपके एक प्लेट मैगी का बिल। ऑब्वियसली नो। बिल तो महीने के बाद आएगा, बिजली का बिल। आफ्टर 1 मंथ यू विल गेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड दैट बिल विल बी फॉर द होल मंथ। एंड इन दैट होल मंथ आपने एक मैगी बनाई है क्या? यू मस्ट हैव प्रिपेयर थाउजेंड्स ऑफ मैगीज, एंड इट्स अ रेस्टोरेंट, अलग अलग प्रकार का खाना बनाया होगा आपने। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो तो सब पे जानी चाहिए जो जो आपने बनाया है। कैसे जाएगी? ओवरहेड्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसको, ये जो इस तरह की कॉस्ट होती है ना, ओके, इसको हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके आते हैं ताकि हम प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्टिंग कर सकें। तो इस प्रकार की जो कॉस्ट होती है जैसे गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दे आर प्रोडक्शन कॉस्ट। ये इनकर तो प्रोडक्शन के वक्त ही हुई है ना, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। दीज टाइप ऑफ कॉस्ट आर नोन एज ओवरहेड्स। और शॉर्ट में बोलूं तो इनडायरेक्ट, आप देख सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एंड इन माय एग्जांपल द ओवरहेड्स वर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो मटेरियल, लेबर होती है, और अगर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है तो ओवरहेड। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अभी आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा ये है कंफ्यूजिंग, जब तक आप 3 से 4 चैप्टर कवर नहीं करते, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इसमें एक हल्का सा कंफ्यूजन आपको ऑलवेज विल बी देयर। ठीक है। बट एनीवेज, आप, आई एम श्योर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो जैसे देखिए, एक एग्जांपल, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, तो एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? लकड़ी की कॉस्ट विच इज मटेरियल, कारपेंटर जो फर्नीचर बना रहा है लकड़ी को यूज करके, वो लेबर की कॉस्ट हो गई, और फैक्ट्री जहां पे वो बना रहा है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वो ओवरहेड हो गया। अब देखो ना, आपको पता है, जैसे सपोज करिए कि ये वो फर्नीचर है, इस एक फर्नीचर को बनाने के लिए कितनी लकड़ी लगी, ये आपको एग्जैक्टली पता होगा। इस एक फर्नीचर को बनाने के लिए कारपेंटर ने कितने पैसे लिए, ये भी आपको पता होगा। लेकिन इस एक
फर्नीचर को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम की, ये आपको नहीं पता होगा। दिस यू हैव टू कैलकुलेट, वर्किंग करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसका अलग कैलकुलेशन होता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई $4,300। एंड जैसा मैंने कहा था, ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, रनिंग द बिजनेस को रन करने का जो खर्चा होता है, ऑफिस वालों की सैलरी, ऑडिट फीस, सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, फाइनेंस, इंटरेस्ट। ध्यान से देखिए, इस कॉस्ट की हेडिंग को देखिए और इसके एग्जाम्पल को देखिए, इन एग्जाम्पल्स पे फोकस करिए। वीडियो पॉज करो और एग्जाम्पल्स को देखो, फिर ये सोचना क्या ये प्रोडक्शन के दौरान इनकर होते हैं। एडवर्टीजमेंट, सेल्स, कमीशन तो प्रोडक्ट बनने के बाद होता है। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस तो जब प्रोडक्ट बन जाता है फिर मैं उसको ट्रांसपोर्ट करके वेयर हाउस में ले जाता हूं, अगेन आफ्टर प्रोडक्शन। ऑफिस की सैलरी, ऑडिट फीस, इसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये तो लोन लिया होगा उस पे, इसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना है। बट दीज आर ऑल्सो द कॉस्ट यू आर इनकरिंग ना। और ये सारी कॉस्ट का पर्पस क्या है, प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। अल्टीमेटली तो उसी के लिए काम कर रहे हैं ना सब। सो दीज आर क्लासिफाइड एज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं, सेम फर्नीचर कंपनी, ऑफिस की सैलरी है $1,000, तो एडमिन में चली गई। एडवर्टीजमेंट 500 सेलिंग में चला गया। डिलीवरी ट्रक में जो फ्यूल लगा, पेट्रोल, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रोडक्शन कॉस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं, ये अभी आप जाने दीजिए, ठीक है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं ना, तो टोटल कॉस्ट लेते हैं उसमें। लेकिन जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे, वो इन्वेंट्री जो आप अभी बेची नहीं है, तो सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट लेते हैं। तो ये हमारा कॉस्ट का पहला क्लासिफिकेशन था बिटवीन प्रोडक्शन वर्सेस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, विच आई होप इज नाउ क्लियर। इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये शायद आपने पढ़ा होगा। ये कॉस्ट बिहेवियर एक होता है। तो ये सारी चीजें आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में ग्रेजुअली धीरे धीरे कवर करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आगे चल के आप अपना एक करियर, पूरा का पूरा करियर सेट कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स तक भी बन सकते हैं, आगे जाके कंपनीज को कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।